गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है P2 क्लासेस पर। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग मिल्क प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है दूध को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक किस प्रकार से संरक्षित करके रख सकें, उससे कौन से उपचार के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं, उसकी लाइफ टाइम यानी उसकी जो अवधि है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सारे के सारे तरीके आज का टॉपिक है मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग को हिंदी में बोलते हैं दुग्ध या दूध प्रसंस्करण बोलते हैं। इसके अंदर पढ़ते हैं 4 स्टेप पढ़ते हैं। चारों स्टेप से हमें चार स्टेप से हम दूध को अवधि को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बढ़ा सकते हैं। जो पहला स्टेप है पाश्चुराइजेशन हिंदी में बोलते हैं पाश्चुरीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं पाश्चुरीकरण। दूसरा स्टेरिलाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो टॉपिक है होमोजिनेशन। चौथा टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं कूलिंग। देखो पाश्चुराइजेशन का मतलब मीनिंग पाश्चुराइजेशन का मीनिंग होता है जो दूध है उसको हम स्पेसिफिक यानी एक विशेष तापमान के ऊपर गर्म करते हैं और विशेष टाइम तक गर्म करते हैं। इस प्रोसेस को पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पाश्चुरीकरण बोलते हैं। पाश्चुरीकरण मिल्क से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग है, ये सबसे मेन प्रोसेसिंग होता है। इस प्रोसेसिंग के अंदर दूध को अलग अलग तापमान के ऊपर अलग अलग टाइम के लिए उबाला जाता है जिससे कि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाए और दूध को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखा जा सके। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मार दिया जाता है यानी किल्ड कर दिया जाता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसे मार दिया जाता है पाश्चुराइजेशन के अंदर। सेकंड जो पॉइंट है इसका जो टेम्परेचर देखते हैं नॉर्मली इसका टेम्परेचर 85 से 90 डिग्री मैक्सिमम तक रहता है। 85 से 90 डिग्री मैक्सिमम तक रहता है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पाश्चुराइजेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। देखो मैं हिंदी में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसका मैं आपको मीनिंग बताऊं यानी उच्च तापमान और निम्न समय
उच्च तापमान, इतना सा कॉमन सेंस वाली बात है, आपको आना चाहिए। उच्च तापमान, निम्न समय। मैं एक बार हिंदी लिखा रहा हूँ, बाद में आगे सारी की सारी टर्म्स इंग्लिश में काम लेंगे। उच्च तापमान निम्न समय का मीनिंग होता है जो तापमान है वो ज़्यादा होता है और छोटे कम समय के लिए होता है, उसे बोला जाता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है उसको हाई रखा जाता है टेम्परेचर को। देखो इसके अंदर जो टेम्परेचर की बात करें, हम तापमान की बात करें तो इसके अंदर 72 डिग्री सेंटीग्रेड या 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लिया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड या 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लिया जाता है। और जो मैं टाइम की बात करूं तो इसे 15 सेकेंड यानी 15 सेकेंड के लिए इस टेम्परेचर के ऊपर दूध को उबाला जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी उच्च तापमान और निम्न समय। दूसरे जो पॉइंट की मैं बात करूं, ऐसे कैसे दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, उसे बोला जाता है लो टेम्परेचर हाई टाइम। देखो लो टेम्परेचर हाई टाइम, इसका मीनिंग है यानी तापमान है, उस तापमान को हम कम रखते हैं और लंबे समय के लिए रखते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है LTHT यानी लो टेम्परेचर हाई टाइम। लो टेम्परेचर हाई टाइम। इसके अंदर टेम्परेचर की बात करूं, इसके अंदर तापमान की मैं यदि बात करूं तो तापमान रखते हैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं? 62 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। और समय, टाइम की जो मैं बात करूं, समय टाइम की बात करूं, उसे बोलते हैं 30 मिनट। इसे बोलते हैं 30 मिनट, यानी 62 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट तक कोई भी मिल्क को, दूध को उबाला जाता है तो उसे बोला जाता है लो टेम्परेचर हाई टाइम। नेक्स्ट इसका तीसरा पॉइंट, इसी का तीसरा पॉइंट है जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा यानी उच्च, यानी सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक टेम्परेचर, सबसे अधिक टेम्परेचर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब होता है सबसे अधिक टेम्परेचर। सबसे अधिक टेम्परेचर के अंदर मैं यदि बात करूं तो इसका जो टेम्परेचर या तापमान है वो रखा जाता है 148 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखा जाता है? 148 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर रखा जाता है। और यदि हम टाइम की बात करें तो ओनली 1 से 2 सेकेंड। कितना? 1 से 2 सेकेंड इसके अंदर टाइमिंग रखा जाता है। ये 3 पॉइंट पढ़े थे पास्चुराइजेशन के अंदर। पहला पॉइंट पढ़ा था हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सेकेंड पॉइंट पढ़ा था लो टेम्परेचर हाई टाइम, थर्ड पढ़ा था हाई टेम्परेचर यानी सबसे अधिक टेम्परेचर पढ़ा था। इनके अंदर सारे के सारे टेम्परेचर आपको याद करना है, टाइम आपको याद करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट की मैं बात करूं, पास्चुराइजेशन के अंदर ओनली हानिकारक बैक्टीरिया को मारा जाता है, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको नहीं मारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था अपना सेकंड वाला पॉइंट। उस पॉइंट की बात करूं मैं, स्टेरिलाइजेशन जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग होता है डिसइंफेक्टेड, यानी उसको
बैक्टीरिया से रहित करना यानी उसको डिसइंफेक्टेड कर देना यानी बैक्टीरिया से मुक्त कर देना, इसी प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर, इस मेथड के अंदर हानिकारक तथा लाभदायक दोनों के दोनों बैक्टीरिया मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। इनको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे इसके अंदर बेनिफिशियल और हार्मफुल, बेनिफिशियल और हार्मफुल बैक्टीरिया। देखो इसके अंदर लाभदायक तथा हानिकारक दोनों के दोनों बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसी प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप तापमान याद रखोगे तो 100 डिग्री से हमेशा ज़्यादा तापमान पर स्टेरिलाइजेशन होता है। निर्जमीकरण या निर्जमीकरण होता है। निर्जमीकरण इसी टेम्परेचर पे होता है। 100 से अधिक तापमान पर स्टेरिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस के अंदर लाभदायक तथा हानिकारक दोनों के दोनों बैक्टीरिया मर जाते हैं। तीसरे प्रोसेस की मैं बात करूं, देखो तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं होमोजेनेशन। होमोजेनेशन क्या होता है? होमोजेनेशन का मतलब होता है जो दूध होता है, दूध के अंदर जो वसा होता है, दूध के अंदर जो फैट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देना। उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं। मैं एक बात करूं, ये अपने पास मिल्क है, दूध है। जब दूध पड़ा रहता है, दूध के अंदर वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लैक्टोज होता है, सारा के सारा संगठन होता है इसके अंदर। इसमें जो वसा होता है, वसा क्या करता है, थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद में दूध के ऊपर एक पतली परत बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं मलाई। जिसे क्या बोलते हैं? मलाई। वो किसके कारण आती है? वो वसा के कारण आती है। वसा यानी फैट के कारण आती है। जिस दूध में ज़्यादा फैट होगा उसमें मलाई की मात्रा ज़्यादा होगी या मोटाई परत की जाड़ी मोटी होगी, और जिसके अंदर वसा कम होगा उसमें मोटाई कम होगी। तो ये वसा की जो परत आती है वो, ये मलाई आती है, वो वसा के कारण आती है। होमोजेनेशन के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर वसा होता है या फैट होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। यानी हाई प्रेशर या रोटेशन प्रेशर या हाई रोटेशन से उसे तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, जो वसा था छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया तो वह अब मलाई के रूप में दूध के ऊपर नहीं जमेगा, वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में दूध के ऊपर तैरता नजर आएगा, लेकिन मलाई के रूप में दूध के अंदर नहीं जमेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप बकरी का दूध देखते हो, उसके अंदर मलाई कम जमती है, जबकि दूध में छोटी छोटी बूंदें आपको तैरती हुई नजर आ जाएगी। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट की मैं बात करूं, जिसे कूलिंग बोलते हैं। दूध को लंबे समय तक खराब नहीं होने के लिए उसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखा जाता है, ठंडी जगह पर स्टोर करके रखा जाता है। इसी प्रोसेस को कूलिंग बोलते हैं। जो कूलिंग का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम दूध को संरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। दूध प्रोसेसिंग का सारा मैंने आपको स्टेप बता दिया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दूध प्रोसेसिंग, मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आपको टेम्परेचर और 1-2 पॉइंट याद रखने हैं, टेम्परेचर और टाइम याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो उसे बोलते हैं टाइप ऑफ मिल्क।
टाइप ऑफ मिल्क, टाइप ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध के प्रकार। क्या होता है? दूध के प्रकार, यानी दूध कितने प्रकार का होता है, दूध कितने प्रकार का होता है उसे टाइप ऑफ मिल्क बोला जाता है। दूध के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे टाइप ऑफ मिल्क बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं होल मिल्क। क्या बोलते हैं? होल दूध या होल मिल्क। होल मिल्क का मीनिंग है, होल मिल्क का मीनिंग होता है कि दूध को हेल्थी जानवरों से यानी स्वस्थ पशु से निकाले जाने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है, ना पानी मिलाया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है, उसे होल मिल्क बोला जाता है, उसे होल मिल्क बोला जाता है। आपको इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ SNF। SNF का मतलब होता है सॉलिड नॉन फैट। इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड नॉन फैट, यानी वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा रहित ठोस पदार्थ, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, वसा रहित ठोस पदार्थ है उसे एसएनएफ बोला जाता है। एसएनएफ बोला जाता है। एक होता है फैट जिसे वसा बोलते हैं, एक होता है फैट जिसे वसा बोला जाता है। देखो होल मिल्क के अंदर क्या चीज़ होती है? सबसे पहला मैं दूध का प्रकार देखूं तो होल मिल्क, इसके अंदर दूध को जानवर से निकालने के बाद किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, उसे होल मिल्क बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं गाय की, किसकी बात करूं? गाय की, फिर बात करते हैं बफेलो की, फिर बात करते हैं गोट की, फिर बात करते हैं सिप की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कैमल की, कैमल यानी ऊँट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इस टॉपिक के अंदर कि गाय के अंदर कितने प्रकार के, गाय के अंदर कौन कौन से, गाय के दूध के अंदर कितना फैट होता है, कितना एसएनएफ होता है, क्या चीज़ें रहती है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके अंदर हम बात करें तो गाय के अंदर बात करें फैट 3 से 3.5%, फैट 3.5%। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैट यानी वसा, यहाँ पे लिखता हूँ SNF, या फैट लिख दिया, यहाँ पे वसा लिख दिया। देखो एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे हम, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले गाय के अंदर वसा की मात्रा 3.5% होती है, एसएनएफ होता है 8.5%। बफेलो के अंदर फैट की मात्रा 6% होती है और एसएनएफ होता है इसके अंदर 9%। बकरी की बात करें तो बकरी के अंदर 3.5% फैट होता है, एसएनएफ होता है 9%। कितना होता है? 9% होता है। और मैं बात करूं भेड़ की तो भेड़ के अंदर 7%, यानी सबसे ज़्यादा वसा किसके अंदर पाया जाता है? तो हम बात करते हैं सर सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है भेड़ के दूध के अंदर, सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है भेड़ के दूध के अंदर 7% पाया जाता है, 7% पाया जाता है। इसका एसएनएफ 9% होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं ऊँटनी की, कैमल। ऊँटनी की मैं बात करूं तो इसके अंदर 5% फैट पाया जाएगा और 9% इसके अंदर एसएनएफ पाया जाता है। 9 और 7%। ये जो होल मिल्क होता है, ये जो गाय, ये किसी भी जानवर से निकालने के बाद इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, उसका ये डाटा है किसके अंदर कितना फैट होता है। ये जो टॉपिक है टाइप ऑफ मिल्क,
आपको इस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन गारंटेड आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दूध की जो फैट और एसएनएफ पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ मिल्क, दूसरे प्रकार के दूध की बात करें, दूसरे प्रकार की मैं दूध की बात करूं, स्टैंडर्ड 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 दूध, स्टैंडर्ड दूध किसको बोला जाता है? स्टैंडर्ड दूध किसको बोला जाता है? देखो, जिस दूध के अंदर 4.5% फैट पाया जाता है और 9% एसएनएफ पाया जाता है, एसएनएफ पाया जाता है, उस दूध को बोला जाता है स्टैंडर्ड दूध बोला जाता है। स्टैंडर्ड दूध का मैं मीनिंग बताऊं आप सबको। स्टैंडर्ड दूध का मीनिंग होता है किसी भी जानवर से दूध निकालने के बाद में उस दूध में से क्रीम और फैट को अलग कर लिया जाता है। जो दूध होता है उस दूध को स्टैंडर्ड दूध बोला जाता है, स्टैंडर्ड दूध बोला जाता है। आप इसके अंदर 9 की जगह 8.5 करना। स्टैंडर्ड मिल्क में 4.5% फैट होती है, 8.5% एसएनएफ होता है। देखो, बात करते हैं टोन मिल्क की, टोन मिल्क की मैं बात करूं तो टोन मिल्क के अंदर 3% फैट पाई जाएगी और 8.5% एसएनएफ पाया जाएगा। 3% फैट पाई जाएगी, 8.5% एसएनएफ पाया जाता है। ऐसे दूध को टोन मिल्क बोला जाता है, टोन दूध बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके अंदर डबल टोन मिल्क, इस दूध के अंदर 1.5 यानी टोन मिल्क के अंदर 3% है, तो डबल टोन मिल्क के अंदर 1.5% तो वसा पाई जाएगी, फैट पाया जाएगा और 9% समथिंग एसएनएफ पाया जाता है। एसएनएफ 9% के अंदर पाया जाता है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट की बात करें तो उसे बोलते हैं सेपरेटा। सेपरेटा का मीनिंग होता है जिस दूध के अंदर सारा का सारा फैट निकाल लिया जाता है, उस दूध को सेपरेटा दूध बोला जाता है। इस दूध के अंदर 0.5% फैट होता है, 8.5% एसएनएफ की मात्रा पाई जाती है। इसी दूध को सेपरेटा मिल्क बोला जाता है। सेपरेटा मिल्क का तात्पर्य है जिस दूध के अंदर से सारा का सारा वसा निकाल लिया जाता है, उस दूध को सेपरेटा दूध बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकम्बाइंड मिल्क की। क्या बात करते हैं? रिकम्बाइंड। रिकम्बाइंड दूध की बात करें, रिकम्बाइंड दूध की मैं बात करूं तो इस दूध के अंदर 3% तो फैट पाई जाएगी, 3% फैट पाई जाएगी, 8.5% एसएनएफ की मात्रा पाई जाती है। 3% फैट पाई जाता है और 8.5% एसएनएफ पाया जाता है।
इस प्रकार से दूध के जो जितने भी प्रकार थे मैंने आपको करवा दिए हैं। सबसे पहला प्रकार था स्टैंडर्ड मिल्क के बाद में था व्होल मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क, डबल टोन मिल्क, ये सारे के सारे सेपरेटा मिल्क, ये सारे के सारे दूध के अंदर आपको फैट परसेंटेज और एसएनएफ की मात्रा याद करके जाननी है। इनमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट आउट होता है टाइप ऑफ मिल्क में। किसमें से? टाइप ऑफ मिल्क के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट आउट होता है। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट बताया है मैंने आपको टाइप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो उस टॉपिक को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का संगठन। आप देखो समझना, दूध का संगठन। कंपोजिशन यानी दूध के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, दूध के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सभी को कंपोजिशन ऑफ मिल्क बोला जाता है। सबसे पहले दूध के अंदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे फैट बोला जाता है, उसके बाद में बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा बोला जाता है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन, एक और पॉइंट, मिनरल्स, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे दूध के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फैट के अंदर, सबसे पहले मैं मिनरल्स की बात करूं, विटामिन्स की बात करूं। देखो दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है, वो किस रूप में होती है? निलंबन के रूप में। किसके रूप में होती है? निलंबन के रूप में होती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो विलयन या सॉल्यूशन फॉर्म में। किस में होता है? विलयन रूप में या सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है। जिसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है पायस रूप में। किस में पाई जाती है? पायस के रूप में पाई जाती है। मिनरल्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कोलाइडल फॉर्म के अंदर पाया जाता है। मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो उसे विटामिन्स बोलते हैं। विटामिन्स पाया जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में। सॉल्यूशन यानी विलयन रूप के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको एग्जाम के अंदर यह जनरली पूछा जाता है, जो दूध के अंदर वसा पाई जाती है किसके रूप में पाई जाती है? निलंबन के रूप में। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट या आप बोल सकते हो लैक्टोज। क्या बोल सकते हो? लैक्टोज। ये जो किसके रूप में पाई जाएगी? हम बोलेंगे सर सॉल्यूशन या विलयन के रूप में पाई जाएगी। प्रोटीन किसके रूप में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट है। दूध के अंदर प्रोटीन किसके रूप में पाई जाती है? पायस के रूप में पाई जाती है। मिनरल्स यानी खनिज लवण कौन से रूप में पाए जाते हैं? कोलाइडल फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे। विटामिन्स आप सबको पता है ABCDE,
के, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट आपको मैंने लिखा दिए हैं, कौन कौन सा कंपोजिशन किस रूप में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एक एक कंपोजिशन के बारे में डिटेल्स के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन की मैं बात करूं जिसे बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं, वसा, जिसे बोला जाता है वसा, यानी दूध में कितना फैट है, कितना फैट है इसी के अकॉर्डिंग इसको वसा बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं सबसे विभिन्नता वाला या परिवर्तनशील तत्व, यानी दूध के अंदर सबसे ज़्यादा विभिन्नता रखने वाला या सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील तत्व किसे बोला जाता है, तो हम बात करेंगे जो फैट है, जो वसा है, सबसे ज़्यादा वेरिएबल, इसको वेरिएबल भी बोला जाता है। देखो यार, वेरिएबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो बार बार चेंज होता रहता है उसे वेरिएबल बोला जाता है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा विभिन्नता और परिवर्तनशील तत्व है उसे वसा बोला जाता है। वसा हमेशा निलंबन फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म, इमल्सन, ये इमल्सन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। विलयन हम फैट वसा हमेशा निलंबन, सस्पेंशन या इमल्सन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील तत्व किसे बोला जाता है, तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील तत्व है उसे वसा बोलते हैं, उसे वसा बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं दूध के कंपोजिशन की, नेक्स्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग देखो, कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है, लैक्टोज, ये सबको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं लैक्टोज, दूध, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है, यानी दुग्ध शर्करा। यानी दुग्ध शर्करा किसे बोला जाता है, दुग्ध शर्करा किसे बोलेंगे, दूध शर्करा किसे बोलेंगे, लैक्टोज को बोलेंगे। लैक्टोज एक टाइप मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट दूध के अंदर कितनी एनर्जी देता है, तो सर 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट 0.4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। और मैं फैट की बात करूं तो फैट हमें 9 किलो कैलोरी हमें वसा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना, लेस वेरिएबल या कम परिवर्तनशील, यानी दूध के अंदर सबसे कम परिवर्तनशील तत्व क्या है, तो हम बात करेंगे दूध के अंदर सबसे कम परिवर्तनशील तत्व है उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है और लैक्टोज बोला जाता है। कौन से फॉर्म के अंदर पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है, इसका रूप आपको बताना है, तो हम बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म या हिंदी में बोलते हैं विलयन रूप के अंदर पाया जाता है। दूध के 2 कंपोजिशन हमने देख लिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करें तीसरा कंपोजिशन, जिसे आप बोलते हो प्रोटीन। क्या बोलते हो? प्रोटीन। प्रोटीन दूध के अंदर प्रोटीन से 2.2 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। कितनी होती है? 2.2 किलो कैलोरी दूध से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन है किसके रूप में पाया जाता है? पायस के रूप में पाया जाता है प्रोटीन दूध के अंदर। दूध के अंदर प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? इंपोर्टेंट आप लगा लेना। प्रोटीन दूध के अंदर पायस फॉर्म के अंदर यानी पायस रूप के अंदर पाया जाता है, पायस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मिनरल्स या खनिज लवण। देखो दूध के अंदर खनिज लवण 1% से कम पाए जाते हैं। उन खनिज लवण के अंदर मैं बात करूं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सारे के सारे तत्व यानी जो खनिज लवण है, सारे के सारे खनिज लवण है इसके अंदर दूध के अंदर पाए जाते हैं। 1% से कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें खनिज लवण कौन से रूप के अंदर पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे कोलाइडल। क्या बात करेंगे? कोलाइडल रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं। कोलाइडल रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिनरल्स के अंदर देखेंगे कौन से फॉर्म के अंदर कोलाइडल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, 1% से कम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं पांचवा टॉपिक, जिसे बोलते हैं विटामिन्स। क्या बोलते हैं? विटामिन्स। विटामिन्स बोला जाता है, जिसे विटामिन्स बोलते हैं। विटामिन्स दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाए जाने वाला ए और बी है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो हम बात करते हैं विटामिन ए और बी दूध के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ सबसे कम विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो हम बात करते हैं दूध के अंदर सबसे कम मात्रा में विटामिन पाए जाने वाला विटामिन सी है। इसके अंदर मिनरल्स के अंदर बताया था मैंने आपको, दूध के अंदर अधिकतर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल्स का यदि आपसे कोई नाम पूछ ले, दूध के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज लवण का नाम है, तो आप लिखोगे कैल्शियम, जिसे Ca+2 बोलते हैं। बाद में लिखोगे आप फॉस्फोरस। क्या लिखोगे? फॉस्फोरस। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवणों का नाम सबसे पहले कैल्शियम, दूसरा हम बात करते हैं फॉस्फोरस, और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज लवण की मैं बात करूं, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण की बात करूं सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण की यदि हम बात करें, तो उस खनिज लवण का नाम है सबसे कम दूध के अंदर पाए जाने वाला खनिज लवण का नाम है, आप लिखोगे आयरन। क्या लिखोगे? आयरन, जिसे लोहा भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट के अंदर पाए जाने वाला का नाम है कैल्शियम और फास्फोरस, और सबसे कम के अंदर पाया जाने वाला आयरन है। दूध के जो 5 कंपोजिशन थे हम सब ने अभी पढ़े हैं। सबसे पहला था फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट दूध के
कंपोजिशन है, इनके अंदर परसेंटेज, और सबसे बड़ी बात इनकी फॉर्म याद रखनी है। फैट के अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्रोटीन के अंदर, सारी की सारी फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। ये एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, और नेक्स्ट बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर दूध से संबंधित, यानी दूध के बर्तनों को किस प्रकार से धोया जाता है, दूध के बर्तनों का किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है, किस प्रकार से दूध के बर्तनों को धोना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, देखो कोई ना, बर्तनों की धुलाई एवं साफ सफाई, बर्तनों की धुलाई एंड साफ सफाई, बर्तनों की धुलाई एंड साफ सफाई की बात करें तो सबसे पहले बर्तनों की तरीका होता है, वो होता है सामान्य मेथड, यानी नॉर्मल विधि, नॉर्मल मेथड। क्या बोलता है? नॉर्मल मेथड के अंदर क्या होता है, दूध के बर्तनों में पानी डाल के हाथ घुमा के उसको साफ कर दिया जाता है, या किसी कपड़े से साफ कर दिया जाता है, वो नॉर्मल सामान्य मेथड हो गया। इसके अंदर गर्म पानी और पानी से साफ कर दिया जाता है। सेकंड जो बात करते हैं, सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो उस मेथड को बोला जाता है वैज्ञानिक, साइंटिफिक मेथड, जिसे बोलते हैं वैज्ञानिक तरीका। देखो वैज्ञानिक तरीका, इसके अंदर क्या होता है, दूध को धोने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पानी से धोना। क्या बोलते हैं? पानी से धोना, यानी दूध के बर्तनों को नॉर्मल पानी से धोने के बाद में नॉर्मल पानी से धोया जाता है। सेकंड स्टेप आता है दूध के बर्तनों को गर्म पानी से धोना। किससे धोना? गर्म पानी से धोना। तीसरा स्टेप है कोई भी केमिकल चाहे वो क्षारीय हो या फिर अम्लीय हो, उन केमिकल से दूध के बर्तनों को धोना। चौथा होता है स्टेरिलाइजेशन, या क्लोरीन गैस से बर्तनों को धोना, यानी क्लोरीन गैस बर्तनों के अंदर डाली जाती है जिससे कि बर्तनों के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया या कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे मर जाए। नेक्स्ट हम सिंगल तरीक़ों की बात करी थी। सबसे पहले मैंने बताया था पानी से धोना, सेकंड गर्म पानी से धोना, थर्ड क्षारीय या अम्लीय कोई भी केमिकल है उनसे धोना, चौथा स्टेरिलाइजेशन है। देखो बर्तनों को धोते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, देखो ये दूध का बर्तन ये दोनों को पकड़ने के कड़े हैं। इसके अंदर मैं बात करूं, दूध के बर्तनों को खाली करने के बाद में इनके ऊपर, बर्तनों के ऊपर छोटी छोटी वसा की बूंदें या छोटी छोटी दूध की बूंदें रह जाती है। इन बूंदों को फैट बोलते हैं, यानी वसा बोलते हैं, यानी वसा की बूंदें रह जाती हैं। यदि हम हॉट वाटर
यानी हम गर्म पानी इनके ऊपर डायरेक्ट डाल देते हैं तो ये वसा की बूंदें फट जाएगी, यानी फैट होता है उसके ऊपर गर्म पानी डालोगे तो ये बूंदें फट जाएगी, ये बूंदें एक्सपेंड हो जाएगी, फट जाएगी। फटने के बाद ये धातु के ऊपर चिपक जाएगी। इन सभी चीज़ों को मिल्क स्टोन बोला जाता है। मिल्क स्टोन बोला जाता है, दूध धातु बोला जाता है, मिल्क स्टोन बोला जाता है। यानी वसा की यानी फैट की जो बूंदें हैं यानी जो ड्रॉप्स हैं उनके ऊपर हम डायरेक्ट सडनली गर्म पानी डालेंगे, हीट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बूंदें फट जाएगी, उनकी हीट की वजह से फट जाएगी और वो बर्तनों के ऊपर चिपक के मिल्क स्टोन का निर्माण करेगी, जो कि खराब है, हार्मफुल या हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। इसीलिए वैज्ञानिक तरीकों के हिसाब से सबसे पहले बर्तनों के अंदर गर्म पानी नहीं डाला जाता है। सबसे पहले बर्तनों के अंदर ठंडे पानी से बर्तनों को धोया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं धावन सामग्री है या वॉशिंग मटेरियल्स हैं, इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो एल्कलीन यानी सारीय। सेकंड बात करूं जिसे बोला जाता है अम्लीय। थर्ड की बात करें जिसे बोलते हैं जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, जटिल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एल्कलाइन मटेरियल के अंदर क्या होता है? एल्कलाइन मटेरियल के अंदर होता है दावन सोडा। नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ट्राईफास्फोरिक यानी टिपोल। ये सारे के सारे जो यौगिक है, इन सारे के सारे यौगिकों का 1 से 2% सॉल्यूशन यानी विलीन बनाकर बर्तनों को धोया जाता है। इसी को सारीय यानी एल्कलाइन वॉशिंग मटेरियल बोला जाता है। सभी सारे के सारे सारीय है, दावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टिपोल। इन सभी को हम 1 से 2% इन सभी का विलीन काम में लेते हैं बर्तनों को धोने के लिए। अम्लीय के अंदर मैं बात करूं जिसे बोलते हैं एसिडिक के अंदर बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड काम में लिए जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं अम्लीय एसिड बोला जाता है। इन्हीं को अम्लीय यानी एसिडिक यौगिक बोला जाता है। इन यौगिक का 1 से 2% विलीन काम में लिया जाता है बर्तनों की साफ सफाई के अंदर, इसीलिए इनको वॉशिंग मटेरियल बोला जाता है। एल्कलाइन वॉशिंग मटेरियल के अंदर आपको याद रखना है दावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टिपोल। अम्लीय के अंदर याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड। जटिल के अंदर जटिल कॉम्प्लेक्स का काम में लिया जाता है, जटिल फास्फोरिक कॉम्प्लेक्स का काम में लिया जाता है। फास्फोरस कॉम्प्लेक्स काम में लिया जाता है। जटिल कॉम्प्लेक्स हमेशा
खारे पानी हमेशा खारे पानी वाले या कठोर जल वाले इलाकों में काम में लिया जाता है। फास्फोरस यानी फास्फोरस के कॉम्प्लेक्स यानी जटिल यौगिक होते हैं। इन यौगिकों का काम बर्तनों में धोने के लिए किया जाता है। मैंने धोने की आपको विधियाँ बता दी है, आपको धोने की विधियाँ बताई है, मिल्क प्रोसेसिंग बताया है और टाइप ऑफ मिल्क बताया है। ये सारे के सारे दूध के इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, हम सब ने पढ़ा है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में बात करेंगे दूध से संबंधित दही, घी, पनीर, खोया, ये सब कैसे बनते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है, क्रीम कैसे निकाली जाती है। अभी तक के लिए यहाँ पर सभी को ऑल ऑफ यू थैंक्स।